अभी तक मैंने डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं और मैं लगभग सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुका हूं डी ब्लॉक की। और अब मैं इसके स्पेसिफिक कंपाउंड पर आ रहा हूं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, अब देखिए होता क्या है, ये जो ट्रेंड है इस समय एग्जाम्स का, उस एग्जाम्स के ट्रेंड में खास बात यह है कि जो भी कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो भी कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही पूछ लिया जाता है, चाहे वो नीट हो या आपका जेई मेंस हो। तो इसलिए जरूरी है ये भी जानना कि एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जरूरी तो है, लेकिन जरूरी किस काम के लिए है? ये लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री और एजो कंपाउंड्स को बनाने के लिए, एजो कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अब ये देखिए तमाम सारी जो हम लोग प्रॉपर्टी पे बात करते चले आए हैं डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में, तो उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +6 के कंपेरेटिवली। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना भी चाहिए। आपको पता है फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 3d5 4s1। ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल नहीं, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d5 4s1 यानी इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो +6 पे पहुंच जाएगा। अगर क्रोमियम +6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे यानी इस तरह से, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसका मतलब 3d0 एंड 4s0। ऐसा भी हो सकता है कि ये d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। अभी मैं बताऊंगा कैसे इनको शेयर कर ले, यानी इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू इसे पुल कर ले, तो भी +6 हो सकता है। अब बात आती है क्रोमियम से Cr+3 की बात करूंगा मैं, तो Cr+3 की अगर बात की जाएगी तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक निकल गया S से, दो निकल गए D से, तो 3d3 3d3। अब आपको ये पता है D में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं और वो किस लिए, T2G3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि क्रोमियम+6 क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आ रहे होंगे, और जहां से 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा, Cr+6 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने पूरी पूरी बात आपको बताई कि कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का भौकाल मेंटेन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भौकाल मेंटेन है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कॉज बताया
कि क्यों पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr+3 में कन्वर्ट होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में, ये तो मैंने बता दिया आपको, लेदर इंडस्ट्री में काम करता है, एजो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी काम आता है। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7- ये डाइक्रोमेट है। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, फिर इसके प्रिपरेशन की बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो दोनों बातें हैं। स्ट्रक्चर की बात भी इंपॉर्टेंट है और हमारे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं। क्रोमियम क्रोमियम पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसा भी हम लोग चाहेंगे। क्रोमियम पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 7। चलिए एक ऑक्सीजन यहां जोड़ देते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड, ये शेयरिंग हो गई। अब बचे हमारे पास कितने ऑक्सीजन? 6। तो 6 ऑक्सीजन के लिए देखिए मान लेते हैं ये यहां पर है, तो ये मैंने ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिया, ये मैंने ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिया, ये मैंने ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिया। ठीक ऐसे ही यहां पर भी जोड़ दिया, ऐसा। अब ये जो है आपका डाइक्रोमेट आयन हो गया है। डाइक्रोमेट आयन में आपको दिखाई दे रहा है डाइक्रोमेट आयन में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसे। देखिए अगर मैं कहूं ये नेगेटिव चार्ज यहां चला गया, ये यहां चला गया। अब देखिए इसको अगर मैं देखूं, थोड़ा मैं छोटा बना के आपको बताता हूं। CrO Cr ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऐसा। अब देखो बेटा ये यहां पर ऐसा है, ये यानी इसका मतलब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है मेरा बेटा। ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है और ये पाई बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहां भी आ सकता है, यानी मैं ऐसे भी बना सकता हूं। ये लॉजिक के लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखो यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखिए, फिर ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, इसका मतलब ये हुआ। बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। एग्जाम में जब आता है तो दिमाग काम नहीं करता है कि ये पूछ क्या रहा है। ये ऐसा हो गया, यानी कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? देखिए हम यहां पर इसको हम इस तरह शो कर रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, या इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो वो
वो दो नेगेटिव चार्ज थे, वो दो नेगेटिव चार्ज ये इन पूरे ऑक्सीजन पर फैल गए। दो नेगेटिव चार्ज थे बेटा, यानी दो नेगेटिव चार्ज, पूरे दो नेगेटिव चार्ज थे, और कितने ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ -1/3। तो हर एक पर चार्ज कितना हुआ? -1/3, -1/3, -1/3, -1/3, -1/3, -1/3। इस तरीके से हुआ। अब अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है, तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि ये बॉन्ड लेंथ x है और ये बॉन्ड लेंथ y है, तो सबसे पहली बात देखिए, इन बोथ ऑफ द केसेस जो बॉन्ड लेंथ है वो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में ही है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में है, लेकिन यहां पर x जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, x जो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर क्या है? उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मतलब x बड़ा होगा y से। पूछा जा सकता है कि जो डाइक्रोमेट आयन है उसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं? क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में कितने तरीके के बॉन्ड हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन इन पोटेशियम डाइक्रोमेट? तो दो तरीके के हैं, एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का है। देखिए, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, y की वैल्यू होती है 163 पिकोमीटर और x की वैल्यू है 179 पिकोमीटर। यानी ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड और क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है, अब मैं इसको हटा दूं, ये इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो, तो मैं इसको हटाता हूं। यानी यहां पर जो ये बॉन्ड है क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का, ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा? ये छोटा होगा क्रोमियम और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से, और बड़ा होगा किससे? क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड। ये इसके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। बहुत अच्छे से देखिए एक चीज को, एक चीज को अच्छे से देखिए। तो ये क्लियर हो गया, ये बॉन्ड लेंथ का। x बड़ा होगा y से, क्योंकि वहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब देखिए, अब यहां पर एक बात और कर लेते हैं, तो बात चली रही है तो बात और कर लें। ये यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्रोमियम का भी sp3 है, और इस क्रोमियम का भी sp3 है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब देखिए मेरा बेटा, यहां पर ये एंगल कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, ये भी ग्रुप बहुत बड़ा है, तो क्या होगा? यहां रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो ये एंगल 109 से ज्यादा हो जाएगा। ये करीब होता है, बुक में देखिएगा, ये करीब 126 के आसपास या 125 के आसपास। तो ये मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की, किसके? डाइक्रोमेट के बारे में। अब हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखिए इसका प्रिपरेशन कैसे होगा? इसका प्रिपरेशन होता है बेटा, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन है वो क्रोमाइड से होता है। वो किससे होता है? क्रोमाइड से होता है, और क्रोमाइड का फार्मूला होता है FeCr2O4। देखिए FeCr2O4, ये FeCr2O4 है। Cr2
Cr2O4 माइनस माइनस, ये फेरस क्रोमाइट है, Cr2O4 फेरस क्रोमाइट। अब बड़े आराम से रिएक्शन को याद किया जा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो क्रोमाइट है बहुत आराम से तैयार किया जा सकता है। देखिए यहां पर अगर हम Na2CO3 ले लें और ऑक्सीजन डालते हैं, अब अपने आप देखिए तैयार करिए, इसको याद करने की कोशिश करिए। कैसे? यहां पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर जनरली देखा जाए। यहां पर क्या है? ये फेरस है, क्योंकि ये क्रोमेट है Cr2O4 माइनस, तो वो फेरस। अगर ऑक्सीजन फेरस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये Fe2O3 तो बनाएगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेरस ऑक्सीलेट है उसके अंदर जो फेरस है वो फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक ऑक्साइड, और ये क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा सोचिए जरा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो Na2CO3 है, अगर हम हीट कर रहे हैं तो ये श्रीमान जी तो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे ही। एक और प्रोडक्ट हमें मिल गए, एक प्रोडक्ट और मिल गया। अब बचा Na2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट। ये क्रोमाइट है, फेरस क्रोमाइट, फेरस का क्रोमाइट स्ट्रक्चर है, फेरस का क्रोमाइट स्ट्रक्चर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये फेरस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। अब ये बात अगर समझ में आ रही है तो सोडियम कार्बोनेट जब हीट करोगे तो क्या होगा? CO2 निकल जाएगा। अब हमारे पास एक ये हिस्सा बचा है और एक ये हिस्सा बचा है। तो अब देखिए इसका जो कंपाउंड बनता है वो Na2CrO4 बनता है, सोडियम क्रोमेट। अगर इसको बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है, तो बैलेंसिंग जो है थोड़ा सा इसकी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी तो बैलेंस भी हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको, आप पहले सबसे पहले क्या करिए, रिएक्टेंट्स को याद करने की कोशिश करिए। क्रोमाइट, मेरे साथ दिमाग लगाइए, इसमें बोलते जाइए, क्रोमाइट, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडाइजिंग है? फेरस को उसने किसने ऑक्सीडाइज कर दिया? फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट हीट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सोडियम क्रोमेट बन रहा है, सोडियम क्रोमेट बन रहा है, ठीक है। सोडियम क्रोमेट का देखिए ये फेरिक ऑक्साइड है, रेसिड्यू, ये रेसिड्यू हुआ, रेसिड्यू मतलब नीचे सॉलिड बैठ जाता है, ये रेसिड्यू नीचे बैठ गया, ये गैस निकल गई। चलिए इसको और याद करते हैं। हमने क्या किया? हमने बेटा ये टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रोमाइट लिया, क्रोमाइट क्रोमाइट लिया, इसके अंदर Na2CO3, ऑक्सीजन और फ्यूज करना शुरू कर दिया, फ्यूजन मेल्ट करना शुरू कर दिया। Na2CO3 सॉल्यूशन है, मेल्ट करना शुरू किया तो क्या हुआ? इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगी और नीचे रेसिड्यू किसका हुआ? Fe2O3। अब यहां पर अगर हम एक्वस मीडियम ले लें तो ये येलो सॉल्यूशन, और येलो सॉल्यूशन किसकी वजह से है? ध्यान से सुनिए, येलो सॉल्यूशन है CrO4 यानी क्रोमेट,
ऑक्सीजन तो है ही है ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो जो आपका क्रोमाइट था वो क्रोमेट में बदल गया। अब हमें बैलेंस करना है, तो अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहां पर हम करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। अब यहां पर 4 2 जा 8, तो यहां पर हम 8 कर दें, 8 यहां भी करना पड़ेगा। अब देखा जाए ये कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया 8, तो ये 8 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है 16 16, यहां पर x लिख लेते हैं, प्लस x इज इक्वल टू यहां पर 6 प्लस 16 प्लस ये हुआ, तो ये तो गया और ये हो जाएगा 24 यहां से गया, तो देखो x इक्वल टू कितना आ रहा है 14, तो यहां 7, ये बन गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, 4 मोल्स ऑफ क्रोमाइट reacts with 8 moles of sodium carbonate, 7 moles ऑक्सीजन उसके अंदर डाला, 2 moles फेरिक ऑक्साइड के रेसिड्यू, 8 moles कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और हमारा ये सॉल्यूशन आ गया येलो कलर का सॉल्यूशन सोडियम क्रोमेट का। चलिए अब ये जो येलो कलर आया सोडियम क्रोमेट का, इसे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमें बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब फिल्टर कर लोगे तो फिल्टर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, Na2CrO4। अब हम इसमें सोडियम को रिप्लेस करना चाहते हैं पोटेशियम से। सोडियम को अगर हम पोटेशियम से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें KCl से रिएक्शन करानी है, K2CrO4 प्लस 2NaCl। अब देखिए यहां पर क्या है, इट इज लेस सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं कि ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर ये सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, ये बेटा सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन है यहां पर। अब हमने क्या किया, KCl इसके अंदर डालना शुरू किया, तो क्योंकि पोटेशियम क्रोमेट कम सॉल्युबल है तो नीचे बैठने लगेगा, यानी ये यहां पर इसके क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, क्योंकि लेस सॉल्युबल के क्रिस्टल बनेंगे। इस तरीके से हमने पोटेशियम क्रोमेट तैयार कर दिया। दिस इज द वे टू प्रोड्यूस पोटेशियम क्रोमेट। लेकिन यहां पर यह भी पोटेशियम क्रोमेट की बात है, हमें चाहिए क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एक काम यहां पर थोड़ा सा इसको और इंप्रूव कर सकते हैं। ये क्या है, Na2CrO4। वो जो रिएक्शन मैंने इसके पहले बताई है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो भी कम सॉल्युबल होता है। लेकिन क्योंकि हमें क्या करना है, डाइक्रोमेट बनाना है, तो डाइक्रोमेट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर ले। CrO4 जो है उसमें अगर हम एसिडिक मीडियम दे दें तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन अपने आप Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर, Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा।
Na2CrO4 रिएक्शन कर रहा है H प्लस के साथ यानी एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर Cr2 7 ये हुआ। ये यहां पर हम अगर मान लेते हैं यहां पर H2SO4 लिया जा रहा है, सपोज हम H2SO4 ले लें समझाने के लिए, तो यहां पर ये Na2SO4 हो जाएगा और बैलेंस किया जाए इसको 8 7 प्लस 8 बैलेंस है रिएक्शन में। अब ये Na2Cr2 7 बन गया। अब यहां पर Na2Cr2 7 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल बड़े आराम से, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि Na2Cr2 7 इज मोर सॉल्युबल। क्रोमेट के बारे में भी वैसे ही हो सकता है। तो यहां पर क्या है, जैसे क्रोमेट से क्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल है, सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट कम सॉल्युबल है, तो KCl से रिएक्शन करा दें बिल्कुल वैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो यहां पर हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस NaCl 2NaCl। तो दिमाग में रखिए इस बात को। सबसे पहले क्रोमाइट लिया हमने। ये क्रोमाइट क्या है, एक ओर है, आयरन का ओर है क्रोमाइट, उसको सोडियम कार्बोनेट से मैंने फ्यूज कराया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बना, रेसिड्यू उसका नीचे बैठ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर निकल गया। सॉल्यूशन में क्या आया, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को मैंने किससे रिएक्शन कराया, H2SO4 से। क्यों, क्योंकि मैं इसे सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ये जो है जब सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ तो सोडियम डाइक्रोमेट क्या है, इट इज कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल, जैसा भी मैंने पहले बताया। और ये क्या है, लेस सॉल्युबल। तो जैसे KCl डालेंगे ये हमारा नीचे लेस सॉल्युबल है, इसका मतलब उसके क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म। यानी इस तरह क्या हो सकता है। अब ये पूरा तीनों रिएक्शन एक साथ पूछी जा सकती हैं ABCD करके। जैसे आपसे कहा जाएगा एक कोई कंपाउंड A है जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिससे B बनता है। B कैसा है, येलो कलर का है, और ये येलो कलर का सॉल्यूशन B जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट रेडिश ऑरेंज होता है, रेडिश ऑरेंज। होता है, कई कई येलो भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो यानी B हो गया, इसको मैंने C कहा। अब ये C जो है वो KCl से रिएक्शन करता है। अब ये सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूशन है, और D बना क्रिस्टल्स। D क्या बना, क्रिस्टल्स। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल, यानी एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये आ सकता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल ये समझ में आया होगा। मैं एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्रोमाइट को हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कराया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बना, येलो कलर सॉल्यूशन आया, सोडियम क्रोमेट आया। अब वो सोडियम क्रोमेट को अगर एसिडिक मीडियम से रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा रेडिश ऑरेंज या ऑरेंज। ये सोडियम डाइक्रोमेट जो है KCl से रिएक्शन कराया जाएगा तो क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। वो क्रिस्टल्स किसके होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसका मतलब जो रेडिश ऑरेंज सॉल्यूशन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडिश ऑरेंज क्रिस्टल्स में। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास इसका प्रिपरेशन हो गया। अब ये बात यहां बीच में आई, जो बात यहां पे बीच में आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, अभी हम लोगों ने कहा कि CrO4 माइनस क्रोमेट is converted into Cr2O7 minus.
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर हम देखें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है +6, यहां पर कितनी है +6। इसका मतलब ना तो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। लेकिन हमने कैसे किया, हमने यहां पर एसिडिक मीडियम लिया तो देखा यह गया कि ठीक ये रिवर्स हो जाता है अगर हम मीडियम को बेसिक करते हैं, मीडियम को बेसिक करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CrO4 माइनस माइनस, ये क्रोमेट, और ये मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर भी वैसा ही है, अगर आप देखें तो अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। देखिए अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये दो जो हैं वो 4 ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमेट में CrO4 माइनस माइनस में कितने तरीके के बॉन्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वो कहता है, सवाल देखिए, वो कहता है हाउ मेनी टाइप्स of the bonds present in CrO4 माइनस माइनस, पूछता है 1 2 3 नन। अब यहां पे आपको लगता है कि कार्बन, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, यानी दो तरीके के बॉन्ड आपको समझ में आते हैं, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, दो तरीके के आते हैं। कितने तरीके के, कितने बॉन्ड नहीं पूछ रहा है, कितने तरीके के, तो यहां पर दो तरीके के नहीं, यहां पर सिर्फ एक तरीके का बॉन्ड है। यानी इसका मतलब यहां पर पूछा जाएगा कि बॉन्ड लेंथ क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ एक टाइप की, और वो क्या होगी, क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में। डबल बॉन्ड से छोटी और सिंगल बॉन्ड से बड़ी, सिंगल बॉन्ड से छोटी और डबल बॉन्ड से बड़ी, ये बॉन्ड लेंथ, यानी सिर्फ एक तरीके की बॉन्ड लेंथ है इसके अंदर, ये ध्यान रखें। यानी CrO4 माइनस माइनस में सिर्फ एक तरीके की बॉन्ड लेंथ है, और Cr2O7 माइनस माइनस में दो तरीके की बॉन्ड लेंथ है, एक यहां पर है और एक यहां पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो उसे पूछिए। आगे चलते हैं। हम लोगों ने ये बात तो की अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले जब हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे थे बेटा, कि जो Cr2O7 माइनस माइनस, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मीडियम को एसिडिक कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cr+3 यानी क्रोमिक में। यहां भी एक्वस लिख देता हूं, यहां भी एक्वस, अगर इसे बैलेंस किया जाए तो कुछ इस तरह होगा, 2 यहां पर आया तो ये +6 हुआ बेटा, यहां पर 2 माइनस है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 यहां कर लिया जाए तो ये हुआ 14, तो यहां पर मुझे 14H लिखना पड़ेगा। देखो ये कैसे किया, ऑक्सीजन कितना 7 है बेटा, तो 7 ऑक्सीजन अगर है तो यहां 7H2O लिखा, तो ये 14H प्लस हो गया। अब यहां पर 2 माइनस 14 प्लस तो कितना हुआ 12 प्लस,
यहाँ कितना 6 प्लस, तो यहाँ पर ज्यादा कितना है 6 प्लस ज्यादा है। सुन लीजिए 2 माइनस 14 प्लस, तो 14 प्लस से 2 माइनस खत्म कर दीजिए, कितना माइनस प्लस हुआ 12, इधर 12 प्लस हुआ, इधर कितना है 6 प्लस, तो इधर कितना ज्यादा है 6 प्लस ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा। ये बैलेंस रिएक्शन बात समझ में आ रही। तो यहां पर जो इसका अगर मान लेते हैं सपोज इक्विवेलेंट मास पूछा जाए, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 बराबर होगा मोलर मास K2Cr2O7 अपॉन 6, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज। ये तो एक बात है। अब यहां पर हमने बताया था सबसे पहले जब क्लास वीडियो लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्रोमिक आयन Cr+3 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ Cr+6। ये बात मैंने सबसे पहले बताई। तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, ये मैंने डिस्कस कर दिया था। तो यहां पर ये किस तरह का ज्यादा स्टेबल तो बनेगा तो ये रिड्यूस हो रहा है, देखिए ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है बेटा। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका मतलब ये रिएक्शन रिडक्शन की है, तो ये क्या होगा एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, तमाम सारी रिएक्शन इसकी है। तो हम अब बात करने जा रहे हैं इसका यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किस किस को ऑक्सीडाइज करता है देखिए। अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं एक सवाल लेते हैं, विच reagent is to be used to estimate ferrous sulfate, which reagent is used to estimate ferrous sulfate present in solution? First, K2Cr2O7 H2SO4. Second, K2Cr2O7 HCl. Third, both. Last, none. बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब क्या बात है इस सवाल में, खास बात क्या है इस सवाल में? खास बात यह है कि हमको पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब ये कि K2Cr2O7 प्लस K2Cr2O7 प्लस H plus 14, 6 electron plus 3 and 7H2, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम। अब यहां पर एसिडिक मीडियम लिया गया है फेरस। अब देखिए फेरस सल्फेट, तो फेरस को हमें एस्टिमेट करना है। अब इसको ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करेगी तो किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक में। ये रिएक्शन हो गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, पूरा बैलेंस हो गया। K2, यहां से K2 हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है, Cr2O7, तो Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस 6
फेरस रिवर्सिबल साइन। अब देखो बेटा 2Cr प्लस 3 7H2O प्लस 6 फेरिक। ये रिएक्शन। अब यहां पर ये बात क्लियर नहीं हो रही है रिएक्शन में, ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है रिएक्शन में कि वो अगर एसिडिक मीडियम है बेटा तो एसिडिक मीडियम यहां पर ये नहीं बता रहा है कि हम H2SO4 लें या HCl लें। अगर हम H2SO4 लें तो भी एसिडिक मीडियम है, HCl लें तो भी एसिडिक मीडियम है, तो करें क्या? तो क्या दोनों कर दें? तो दोनों कर दे तो रिएक्शन तो हो जाएगी। चाहे H2SO4 ले तो भी रिएक्शन ये होगी, HCl ले तो भी रिएक्शन होगी, लेकिन वो कह रहा है एस्टीमेट, वो एस्टीमेट की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट करना है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि हमारा जितना पोटेशियम डाइक्रोमेट खर्च हो रहा है, समझिए इस बात को, जितना इक्वलेंट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट का खर्च हो रहा है, यानी जितना भी वो रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? फेरस के साथ। यानी यहां पर पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? 6 मोल्स ऑफ फेरस के साथ कर रहा है। तो अगर 2 मोल्स खर्च हुआ तुम्हारा तो पता चल जाएगा 12 मोल्स है, यानी एस्टीमेट हो जाएगा फेरस इस कितना कंज्यूम होता है डाइक्रोमेट आयन, उससे हम फेरस को एस्टीमेट कर लेंगे। समझ गए? लेकिन जब ये डाइक्रोमेट आयन सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करने में खर्च होगा तभी तो कर पाएंगे, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए क्या बात है, अगर मान लेते हैं HCl ले लें यहां पर हम, तो HCl भी ऑक्सीडाइज होने लगेगा, एक और रिएक्शन चलने लगेगी HCl की, वो किसमें कन्वर्ट करने लगेगा? वो Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करने लगेगा, यानी Cl- को ऑक्सीडाइज करने लगेगा। तो सुनिए, अगर HCl हमने यहां लिया तो डाइक्रोमेट आयन दो जगह खर्च होने लगेगा, एक फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा Cl- को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब ये हुआ हम ये नहीं बता पाएंगे कि डाइक्रोमेट आयन कितना फेरस ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज होने लगेगा, यानी ये इसके साथ भी रिएक्शन करने लगेगा। लेकिन H2SO4 लिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि सल्फर यहां अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। यानी इसका मतलब अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम H2SO4 के साथ लें तो फेरस को एस्टीमेट किया जा सकता है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट विल नॉट रिएक्ट विद H2SO4, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा कि क्यों हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को HCl के प्रेजेंस में नहीं लेंगे फेरस को पता करने के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आंसर इज दिस। तो भाई मानी बात है, अगर हम फेरस को एस्टीमेट करना चाहते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को सिर्फ फेरस से रिएक्शन करना चाहिए। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ फेरस से रिएक्शन करता है तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फेरस कंज्यूम हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। लेकिन अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस के साथ साथ HCl से भी रिएक्शन करने लगेगा तो हम फेरस को एस्टीमेट नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो एक रिएक्शन हमें ये पता चल गई, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 Cr+3 में कन्वर्ट होता है
रिएक्शन देख लीजिए, सारी वैसे हो जाएगी। K2Cr2 7 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस कर लिया गया इसको। Cr2SO4 होल थ्राइस 3 और 1 ये 4, तो 4H2O, तो यहां पर हो जाएगा 3O, नीसेंट ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन हमारे सबके साथ यूज हो जाएगी। देखिए एक मैं बताता हूं आपको, आप वैसे ही सारा करेंगे। ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है, इसको चेंज किसमें करेंगे हम? फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 होल थ्राइस। तो देखिए यहां पर हम H2SO4 और ले लें, 3 है तो यहां पर हो जाएगा 2 ना करें, सीधे सीधे इसको 2 कर दें, तो देखो ये हो जाएगा। अब नीसेंट ऑक्सीजन जैसे करेंगे तो ये H2 बन गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब ये हमें ऑक्सीजन हटाना है तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से ऐड कर दें। मैं लिख के दिखाता हूं। K2Cr2 7 प्लस 4, 3 यहां से मल्टीप्लाई कर लें, 3 और 4 यानी 7, H2SO4 6 FeSO4, ऑक्सीजन कट जाएगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 7 H2O प्लस 3 Fe2SO4 होल थ्राइस, 3 Fe2SO4 होल थ्राइस। ये बन गया। अब देखिए ये K2Cr2 7, देखिए येलो भी लिखा रहता है, रेडिश ऑरेंज भी लिखा रहता है, तो आप कहिए रेडिश ऑरेंज, ये भी कह सकते हैं। अब इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन, यानी इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में अगर फेरस सल्फेट डाल दोगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। एक रिएक्शन और दिखाता हूं आपको, इसी जगह हम लोग कर दें इसको C2O4, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो C2O4 कर देंगे तब क्या होगा? देखिए फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, जो ऑक्सिलेट है, देखिए फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऑक्सिलेट भी कन्वर्ट होने लगेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। अब ये 2CO2 कर दिया, यहां पर 2 कर दें तो यहां पर 2 की जगह 4 हो जाएगा। मेरा ख्याल समझ में आ रहा होगा। Fe2SO4 होल थ्राइस है तो यहां पर हमें 3 करना पड़ेगा, तो 3 3H2। मेरा ख्याल ये समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको ऐड कर दें एज इट इज। K2Cr2 7 ऐसे रहेगा, 4 और 3 7 ऐसे रहेगा, FeC2O4 बस यहां पर ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और Fe2SO4 होल थ्राइस ऐसा ही रहेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, बस ऐड और हो जाएगा 4CO2। तो ध्यान रखें जो आपका ऑक्सिलेट होगा C2O4 दैट इज कन्वर्टेड इनटू CO2। अब हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड होता है H2CO4 तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अगर I- होता, मान लेते Ki होता, तो Ki किस में कन्वर्ट होता? अब I- किस में कन्वर्ट होगा? I2 में। तो देखिए H2SO4 K2SO4 ये ऐसा हुआ, नीसेंट ऑक्सीजन, ये I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो गया।
आपका ये आपका जो K2Cr2 7H2SO4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ये फेरस को किसमें कन्वर्ट करेगा, फेरिक में। C2O4 माइनस माइनस को किसमें करेगा, CO2 में। I माइनस को किसमें करेगा, I2 में। मान लेते हैं SNO है तो किसमें करेगा, SNO2 में। अगर नाइट्राइट है तो किसमें करेगा, NaNO3 में। यानी इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। जो भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में करेगा। ध्यान रहे जो ऑक्सैलिक एसिड है C2O4, यहां पर जो है माइनस माइनस लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सैलिक एसिड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की। और इसका अगर आप चाहते हैं कि ये Cr2O7 माइनस माइनस H प्लस 14 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा आपका Cr+3 प्लस 7H2O। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज 1.33 वोल्ट पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ये फीजिबल रिएक्शन है। दिस इज फीजिबल रिएक्शन। क्यों फीजिबल है, +3 स्टेबल है। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय रात का 2 बज रहा है और मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो जो मैं जिस डेडिकेशन से काम कर रहा हूं, जिसके पास भी वीडियो जा रहा है, जो भी देख रहा है, वो उसी डेडिकेशन से इसको कंप्लीट करे। हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ आया हो सकता है कुछ और चीज आपको कहीं और से ज्यादा अच्छी समझ आए, लेकिन डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस डेडिकेशन से मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूं, उसी डेडिकेशन से आप भी पढ़ें और तरक्की करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।